गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप देखिए हमारा वो चैप्टर कंप्लीट हो गया था, लास्ट चैप्टर जो भी कराया था ओवरहेड वाला। उसके बाद देखिए नेक्स्ट चैप्टर में जो आपको स्टार्ट कराने वाली हूँ वो है चैप्टर नंबर 10, यूनिट कोस्टिंग पार्ट 1, है ना। और यूनिट कोस्टिंग आपका लास्ट यूनिट जो 4th यूनिट है उसका पहला चैप्टर है और इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से एक न्यूमेरिकल डेफिनेटली आपको मिलेगा पेपर में, है ना। तो न्यूमेरिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। थ्योरी भी अगर आती है तो शॉर्ट क्वेश्चंस इसमें से आ जाते हैं। तो अब देखिए सबसे पहला है कि यूनिट कोस्टिंग या आउटपुट कोस्टिंग क्या होती है। कि अगर जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है वो ऐसी कंसर्न है जहाँ पर एक जैसे प्रोडक्ट का प्रोडक्शन होता है, सिमिलर टाइप के जो प्रोडक्ट हैं उसका प्रोडक्शन होता है, कॉमन प्रोसेस होती है। तो ऐसे इंडस्ट्री में जो मेथड यूज़ किया जाता है टू एसरटेनमेंट ऑफ कोस्ट को एसरटेन करने के लिए, उसको हम कहते हैं यूनिट कोस्टिंग या सिंगल कोस्टिंग या आउटपुट कोस्ट सिस्टम, है ना। आउटपुट कोस्ट सिस्टम या आउटपुट कोस्टिंग। तो देखिए आपकी बुक में जो दिया है उसको देखिए। यूनिट और आउटपुट कोस्टिंग इज़ यूज्ड इन दोज इंडस्ट्रीज और ऑर्गेनाइजेशन वेयर स्टैंडर्ड आउटपुट या स्टैंडर्ड प्रोडक्शन आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ कॉमन प्रोसेस, कि उनकी जो प्रोसेस होती है प्रोड्यूस करने की वो एक जैसी होती है। एंड ऑल द यूनिट्स प्रोड्यूस्ड आर मोर और लेस सिमिलर, कि जो भी यूनिट प्रोड्यूस होती हैं वो सिमिलर होती हैं, कोई ज़्यादा कोई कम, है ना। इसलिए दिस मैथड इज़ ऑल्सो नोन एज सिंगल कोस्टिंग मैथड। तो आई थिंक मीनिंग क्लियर हो गया होगा कि कोई भी ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पर जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहे हैं वो एक जैसे हैं और उनको बनाने के लिए जो प्रोसेस फॉलो हो रही है वो भी एक जैसी है ना। वहाँ पर जो मेथड यूज़ किया जाता है कोस्ट को निकालने के लिए उसको हम क्या कहते हैं, यूनिट कोस्टिंग। देखिए डेफिनेशन जो आपकी बुक में दी है वॉल्टर के अकॉर्डिंग, यूनिट कोस्टिंग मैथड इज़ अ मैथड ऑफ कोस्टिंग अप्लाई टू एसरटेन द कोस्ट पर यूनिट और प्रोडक्शन वेयर स्टैंडर्ड एंड आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड, जहाँ पर स्टैंडर्ड और एक जैसे, आइडेंटिकल मतलब एक जैसे जो प्रोडक्ट है वो मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। आप देखिए इसकी विशेषताएं। सबसे पहला जो प्रोडक्शन है शुड बी यूनिफॉर्म, एक जैसा होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए और कंटिन्यूस होना चाहिए। ये नहीं है कि अभी कर लिया फिर एक साल रुक गए फिर दोबारा कर लिया, कंटिन्यूटी में होना चाहिए। और जो यूनिट्स हैं वो आइडेंटिकल होनी चाहिए, है ना, सिमिलर होनी चाहिए। कोस्ट यूनिट शुड बी फिजिकल, कि जो भी मैन्युफैक्चर किया जा रहा है वो फिज़िकल होना चाहिए, वो इनविजिबल नहीं होना चाहिए, या फिज़िकल हो और नेचुरल हो। और पर यूनिट कोस्ट भी निकाली जानी पॉसिबल हो, हैज़ टू बी डिटरमाइंड, है ना। जैसे पर टन, पर यूनिट, पर मीटर, पर किलोग्राम वो भी निकाला जाए, है ना। अब ये देखो ये जो कोस्टिंग मेथड है वो कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंट होता है, कौन कौन सी इंडस्ट्री में। कॉयल माइंस, शुगर माइंस, या जो क्लॉथ मिल्स हैं, फ्लोर मिल्स, सीमेंट फैक्ट्री, ब्रिक किल्स, इस तरह की जो इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पर यूनिट कोस्टिंग यूज़ होता है। अब देखिए इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि यूनिट कोस्टिंग क्यों की जाती है। ऑब्वियसली मेन ऑब्जेक्टिव है टू एसरटेनमेंट ऑफ कोस्ट, है ना। तो देखिए फर्स्ट वन, टू नो द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सेकेंड, अलग अलग कैटेगरी में, जैसे अभी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि जो कोस्ट है उसको अलग अलग कैटेगरी में हम डिवाइड करेंगे, जैसे प्राइम कोस्ट, फैक्ट्री कोस्ट, ऑफिस कोस्ट, है ना, या टोटल कोस्ट, और वी कैन से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ सेल। इस तरह से अलग अलग कैटेगरी में अगर कोस्ट निकालनी है तो फिर हम यूनिट कोस्टिंग को यूज़ करते हैं। एंड टू डिटरमाइन द इफेक्ट ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ कोस्ट ऑन टोटल कोस्ट, कि जितने भी एलिमेंट है उसका टोटल कोस्ट के साथ क्या रिलेशन है, उसको निकालने के लिए। दो या दो से ज़्यादा पीरियड की जो कोस्ट है उसको कंपेयर करने के लिए। टू डिटरमाइन प्रपोज्ड सेलिंग प्राइस, कि जब आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ द सेलिंग प्राइस ऑफ दिस प्रोडक्ट, तो फिर अगर आपको कोस्ट पता होगी तो आप सेलिंग प्राइस को फिक्स कर सकते हैं। टू डिटरमाइन टेंडर प्राइस, कि आपसे अगर टेंडर प्राइस पूछा जाए ऑन द बेसिस ऑफ कोस्ट डेटा तो वो भी आप एस्टिमेटेड प्राइस उनको बता सकते हैं, है ना। तो ये हमारा है ऑब्जेक्टिव। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है एलिमेंट्स ऑफ कोस्ट अंडर यूनिट कोस्टिंग मैथड, कि कौन कौन से एलिमेंट ऑफ कोस्ट है जिनको हम आउटपुट कोस्टिंग में या यूनिट कोस्टिंग में लेते हैं। तो जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि देयर आर 3 एलिमेंट्स, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड, है ना। उसी तरीके से यहाँ भी मटेरियल वो क्वांटिटी है, वो वैल्यू ऑफ मटेरियल है जो कंज्यूम किया जाता है इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं, मटेरियल। और विच आर इशूड फ्रॉम स्टॉक आर वैल्यूड ऑन अप्रोप्रिएट बेसिस, जो भी इशू किया जाता है उसके लिए डिफरेंट मैथड्स हैं, जैसे हम पढ़ा था लीफो मैथड, फीफो मैथड, उसके अकॉर्डिंग इसका वैल्यूशन किया जाता है। लेबर, वेज शीट बनाई जाती है ना। तो जहाँ पर जो प्रोडक्शन है वो लेबर के ऊपर डिपेंड है, लेबर ज़्यादा यूज़ होती है
वहाँ पर हम इसकी जॉब कार्ड्स वगैरह बना देते हैं, जैसे हमने वेज कंट्रोल वाले चैप्टर में पढ़ा था, है ना। तो ये भी एक एक्सपेंडिचर है जिसको हम यूनिट कॉस्टिंग में लेते हैं। 2 टाइप्स की होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट एक्सपेंडिचर जो मटेरियल और लेबर के अलावा होते हैं, है ना, इसके अलावा जो खर्चे जिनका रिलेशन प्रोडक्शन से होता है डायरेक्टली, उसको हम कहते हैं डायरेक्ट एक्सपेंडिचर, ठीक है। उसके बाद ओवरहेड वो एक्सपेंडिचर हैं जो इनडायरेक्ट नेचर के होते हैं, जैसे इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर या इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर, है ना, जिनका रिलेशन, जिनके बिना काम नहीं चलता लेकिन जिनका रिलेशन प्रोडक्शन से नहीं होता, है ना। तो इसको हम इसके अंदर इन्वॉल्व कर लेते हैं। तो ये जो इसके अंदर कौन कौन से आते हैं, जैसे फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, है ना, इस तरह के जो एक्सपेंडिचर हैं उनको हम ओवरहेड वाली कैटेगरी में लेते हैं। आप देखिए नेक्स्ट और मेन टॉपिक है जो पूछा जाता है, थ्योरी अगर आती है इसकी, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग यूनिट कॉस्ट, कि यूनिट कॉस्ट कैसे निकाली जाती है। तो पहले तो आपने वही बताना है कि ऐसी इंडस्ट्रीज़ जहाँ पर जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया जा रहा है वो यूनिफॉर्म नेचर का है, एक जैसा है ना, प्रोडक्शन भी एक जैसा है, प्रोसेस भी एक जैसी है, तो फिर यूनिट कॉस्टिंग को यूज़ किया जाता है। और ये 3 मेथड हैं, एक है कॉस्ट शीट, एक है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, एक प्रोडक्शन अकाउंट, है ना। 3 तरीके से हम जो है वो यूनिट कॉस्टिंग करते हैं। सबसे पहले देखो कॉस्ट शीट क्या होती है। कॉस्ट शीट इज़ अ स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट है विच इज़ यूज टू डिटरमाइन द टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड और यूनिट्स इन अ स्पेसिफाइड पीरियड, कि एक स्पेसिफाइड पीरियड में जितनी यूनिट्स मैन्युफैक्चर हुई या जितना टोटल जो है वो कॉस्ट लगी गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं, कॉस्ट शीट। और यूनिट कॉस्टिंग में कॉस्ट शीट ही मेन होती है जो कि बनाई जाती है टू एसरटेनमेंट ऑफ टोटल कॉस्ट एंड पर यूनिट कॉस्ट। So in this way, it can be said that cost sheet is a statement in which the cost of production is presented in an analytical way. Analytical way में ताकि आप उसको compare भी कर सकें, उसमें present की जाती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, cost sheet। तो I think clear हो गया होगा। देखिए definition ICMA लंदन के according, it is a document which provide for assembly of detailed cost of cost center or cost unit, कि जो भी कोस्ट सेंटर या कोस्ट यूनिट है जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग का काम चल रहा है, वहाँ की जो कोस्ट है उसको आप इस डॉक्यूमेंट से निकाल सकते हैं। आप देखिए इसने बताया है कि ये डेफिनेशन जो ऊपर दी है वो पढ़ने के बाद कोस्ट शीट की ये बातें सामने आती हैं कि इससे हमें क्या क्या पता चलता है। टोटल क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन कितना हुआ, टोटल कोस्ट ऑफ टोटल क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड, है ना, वो कितना है, पर यूनिट कोस्ट हम निकाल सकते हैं, और वेरियस कंपोनेंट्स जिसमें आता है कि आपकी प्राइम कोस्ट कितनी है या फैक्ट्री कोस्ट कितनी है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है, वो इससे पता चलता है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कोस्ट के बारे में पता चलता है। प्रपोर्शन ऑफ ईच इंडिविजुअल कोस्ट टू टोटल कोस्ट, कि क्या परसेंटेज है हर इंडिविजुअल कोस्ट की टोटल कोस्ट के साथ, उसके बारे में पता चलता है। कंपैरेटिव कोस्ट ऑफ 2 पीरियड्स एंड डेट एनालिसिस, कि 2 पीरियड को आप कंपैरिजन कर सकते हैं। तो ये बातें हमें पता चलती हैं। आप देखिए इसकी विशेषताएं, कि सबसे पहला कोस्ट शीट बनाकर, जो कि आर प्रिपेयर्ड अंडर यूनिट कॉस्टिंग मेथड, इसका जो मेन पर्पस है बिकॉज इट इज़ यूजफुल टू डिटरमाइन द पर यूनिट कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट, है ना। और एक ये पीरियोडिकल डॉक्यूमेंट है जो वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली बनाया जा सकता है ना। और इसका मेन पर्पस क्या होता है, टू एसरटेनमेंट ऑफ टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट निकालना या पर यूनिट कॉस्ट निकालना। आप देखिए कोस्ट शीट के क्या एडवांटेज हैं। सबसे पहला डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, कि जब कोस्ट शीट बनेगी आपको ये पता चलेगा कि पर यूनिट कॉस्ट ये है, तो आप सेलिंग प्राइस को इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं। सेकंड, कंट्रोल ऑन एक्सपेंडिचर, कि आप एक्सपेंडिचर को कंट्रोल भी कर सकते हैं, है ना। जो एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गए तो अगर आपको पता चल जाए मटेरियल पर इतना खर्चा हुआ, लेबर पर इतना खर्चा हुआ, होना कितना चाहिए, तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि वीकली, मंथली कोस्ट शीट बनेगी और आपको पता चलेगा कि आप कितना ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। और खर्चों को कम भी कर सकते हैं। हेल्प इन मिनिमाइजिंग द एक्सपेंडिचर, कि अगर कोई डिप्रेशन आ जाता है या कोई कंपटीशन चल रहा है तो उस सिचुएशन में भी हम खर्चों को कम कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। और कंपैरेटिव स्टडी भी बना सकते हैं, कि यहाँ पर डिफरेंट कोस्ट शीट आपको दी हुई है इस साल की और पिछले साल की, तो आप दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। या आपकी कंपनी की और कॉम्पिटिटर की कंपनी की है तो आप उसको भी कंपेयर कर सकते हैं। एंड बेनिफिट टू कॉमन मैन, कि कॉमन मैन भी इसको देखकर उसका बेनिफिट उठा सकता है, क्योंकि उसको भी पता चल जाता है कि ये प्राइम कोस्ट है, ये टोटल कोस्ट है, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ना। तो कॉस्ट कंट्रोल अगर करना है
कोस्ट कंट्रोल या कोस्ट रिडक्शन टेक्निक्स अगर अडॉप्ट करनी है तो आप कोस्ट शीट को देखकर आइडिया लगा सकते हो कि किस तरीके से आपको जो है वो कोस्ट को कम करना है या कहाँ पर खर्चा ज़्यादा हो रहा है। अब देखिए नेक्स्ट आता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कोस्ट अकाउंट एंड कोस्ट शीट। तो एक तो कोस्ट अकाउंट बनाया जाता है, जैसे प्रोडक्शन अकाउंट बना लिया या कोस्ट अकाउंट बना लिया, तो दोनों में क्या डिफरेंस है? तो सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि कोस्ट अकाउंट इज़ बेस्ड ऑन डबल एंट्री सिस्टम, है ना। बाकी कोस्ट शीट ऐसा नहीं है कि डबल एंट्री सिस्टम पर बेस्ड है। कोस्ट अकाउंट में एक डेबिट साइड होती है और एक क्रेडिट साइड होती है, जस्ट इन फाइनेंशियल अकाउंट। अब यूज़ देखिए, कोस्ट अकाउंट और यूज़ टू प्रिपेयर प्रोडक्शन अकाउंट, प्रोसेस अकाउंट, है ना, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, लेज़र अकाउंट, इनको बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। और कोस्ट शीट आर प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग द करेंसी ऑफ प्रोडक्शन, कि जो प्रोडक्शन की वीकली, मंथली, क्वार्टरली अगर आपको कोस्ट निकालनी है तो उसके लिए यूज़ की जाती है। कोस्ट शीट आर हेल्पफुल टू नो द कंपैरेटिव स्टडी, कंपैरेटिव कोस्ट निकालने के लिए इसको यूज़ किया जाता है ना। और कोस्ट अकाउंट इस तरह से कुछ गाइड नहीं करती। पर यूनिट कोस्ट कि अगर आपको निकालनी है पर यूनिट कोस्ट, तो उसके लिए भी आपकी जो है कोस्ट शीट हेल्पफुल होगी, कोस्ट अकाउंट नहीं होगा। एनालिटिकल वे में कोस्ट शीट प्रेजेंट करती है। रिकन्सिलेशन, कोस्ट अकाउंट आर यूजफुल इन रिकनसाइलिंग द प्रॉफिट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट, है ना। अगर आपको कोस्ट अकाउंट के प्रॉफिट को फाइनेंशियल अकाउंट के प्रॉफिट से रिकनसाइल करना है तो आप कोस्ट अकाउंट को ही कर सकते हो, कोस्ट शीट को नहीं कर सकते, ठीक है। अब कोस्ट अकाउंट आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ कोस्ट शीट, पहले कोस्ट शीट बनाई जाती है, फिर उसके बेसिस पर कोस्ट अकाउंट बनाए जाते हैं, है ना। तो कोस्ट शीट पहले बनती है, कोस्ट अकाउंट बाद में बनते हैं। और गाइडेंस टू मैनेजर्स को कौन गाइड करेगी? ऑब्वियसली कोस्ट शीट, है ना, क्योंकि जो कोस्ट शीट है वो कोस्ट कंट्रोल के लिए यार्डस्टिक का काम करती है, जबकि कोस्ट अकाउंट ऐसा नहीं करते। तो आई थिंक डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। तो अगर हम बात करें ब्रीफ में कि कोस्ट अकाउंट एक अकाउंट की तरह होता है, दो साइड होती है, डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट में एक्सपेंडिचर आते हैं, क्रेडिट में इनकम आती है। और डबल एंट्री सिस्टम पर बेस्ड है कि एवरी ट्रांजेक्शन हैज़ टू आस्पेक्ट, हर ट्रांजेक्शन के दो पहलू होंगे, एक डेबिट में आएगा और एक क्रेडिट में आएगा। और रिकनसाइल करना है तो कोस्ट अकाउंट को यूज़ किया जाएगा, लेकिन पहले कोस्ट शीट बनेगी, बाद में ऑन द बेसिस ऑफ कोस्ट शीट कोस्ट अकाउंट को बनाया जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ कोस्ट शीट, कि दे आर 4 टाइप्स जिसके हिसाब से कोस्ट शीट बनाई जाती है। एक तो है सिंपल कोस्ट शीट। आप देखिए सिंपल कोस्ट शीट में जो एक्सपेंसेस हैं कोस्ट के, उनको क्लासीफाई कर दिया जाता है और शोन अंडर वेरियस हेडिंग एंड अलॉन्ग विद टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अलग अलग हेडिंग में इसको शो किया जाता है। देखिए स्पेसिमेन दिया हुआ है कोस्ट शीट का। सिंपल कोस्ट शीट में हम क्या करते हैं, डायरेक्ट मटेरियल लिया, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर, इन तीनों का टोटल क्या होता है, प्राइम कोस्ट। ये तो आपको वैसे भी याद रखना है क्योंकि आगे यही चीज़ काम आएगी कि सबसे पहले हम निकालते हैं प्राइम कोस्ट और उसके लिए क्या करते हैं, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट वेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंडिचर, इन तीनों का टोटल क्या होगा, प्राइम कोस्ट। फिर इसमें हम वर्क्स ओवरहेड या फैक्ट्री ओवरहेड, जो फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चे हैं, है ना, जहाँ प्रोडक्शन से रिलेटेड, फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चे हैं, डायरेक्ट नहीं हैं, इनडायरेक्ट हैं, तो उन एक्सपेंडिचर को यहाँ पर लेंगे। जो अगर नहीं दिया हो तो एक परसेंटेज दी होती है कई बार डायरेक्ट लेबर की, कि डायरेक्ट लेबर का 50% है या इतना % है, तो वो भी हम ले सकते हैं, वो इसमें ऐड करते हैं। प्राइम कोस्ट में जब हम फैक्ट्री ओवरहेड या वर्क्स ओवरहेड को ऐड करते हैं तो जो आती है वो हमारी कहलाती है वर्क्स कोस्ट। उसके बाद देखो इस वर्क कोस्ट में एक ऑफिस ओवरहेड, जो अगर कुछ नहीं दिया अमाउंट तो आपको एक परसेंटेज दी होगी वर्क कोस्ट का, कि वर्क कोस्ट का इतने % है, वो इसमें ऐड करेंगे तो आपके पास जो आएगा उसको हम कहेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ऐड करने के बाद जो आएगी वो कहलाएगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंडिचर, अगर कुछ गिवन है तो फिर वो इसमें ऐड करेंगे और वो ऐड करने के बाद आपकी जो आ जाएगी वो कहलाएगी टोटल कॉस्ट, या जिसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ सेल। तो ये हमारा कुछ सिंपल सा एक स्पेसिमेन दिया हुआ है कि स्पेसिमेन से आपको ये पता चलता है कि आप जो है वो टोटल कॉस्ट किस तरीके से निकालते हैं। नीचे भी देखो ये एक स्पेसिमेन यही दिया हुआ है कि मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड तीनों को, मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंडिचर तीनों को ऐड करेंगे तो प्राइम कॉस्ट आएगी। प्रोडक्शन ओवरहेड इसमें ऐड करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ऐड करेंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऐड करेंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा। सेलिंग कॉस्ट ऐड करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट ऐड करेंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल आएगी।
ठीक है। बाकी मेन जो परफॉर्मा है ये ऊपर वाला ही है, जिसमें आपकी प्राइम कॉस्ट अलग आएगी, फैक्ट्री कॉस्ट अलग आएगी और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अलग आएगा, कॉस्ट ऑफ सेल अलग आएगा। उसके बाद देखिए सेकंड मेथड है कॉस्ट शीट विद प्रॉफिट, जिसमें प्रॉफिट को भी हम कंसिडर करते हैं। तो देखिए यही सेम परफॉर्मा है, इसमें ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक, उसको हम ले लेते हैं थोड़ा सा वाइड कर दिया इस परफॉर्मे को। तो देखिए सबसे पहले जैसे हम लेते हैं मटेरियल, यहाँ पे हम लेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ऐड परचेजेस, अगर कोई परचेज़ की है, प्लस इससे रिलेटेड अगर कोई खर्चे हैं जैसे ऑक्ट्रॉय है, कस्टम ड्यूटी है, वो इसमें ऐड करेंगे। ऐड करके फिर इसमें से माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, फिर डिफेक्टिव मटेरियल रिटर्न, मतलब जो आया है उसको आप प्लस करेंगे, जो गया है उसको माइनस करेंगे। तो रेजिड्यू यूज्ड इन अदर प्रोडक्ट में अगर कोई स्क्रैप यूज़ हुआ है तो वो माइनस होगा। तो ये ऐड और माइनस करने के बाद जो आपका बचेगा वो कहलाएगा कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि सबसे पहले हमने मटेरियल लेना है, जिसमें ओपनिंग स्टॉक लेना है, प्लस परचेजेस, प्लस एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू परचेज वो ऐड करना है, माइनस अगर कोई क्लोजिंग स्टॉक है मटेरियल का वो आएगा, माइनस कोई डिफेक्टिव मटेरियल है, कोई रेजिड्यू है, किसी भी तरीके से कोई मटेरियल गया है वो आएगा यहाँ पर, और ये माइनस करने के बाद आपके पास आ जाएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। फिर इसमें आप डायरेक्ट वेजेस ऐड करोगे, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर ऐड करोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगी, प्राइम कॉस्ट। इस प्राइम कॉस्ट में फिर फैक्ट्री से रिलेटेड जो खर्चे हैं जैसे इनडायरेक्ट वेजेस है, फ्यूल है, पावर है, कॉयल है, लाइट एंड वाटर है, फैक्ट्री इंश्योरेंस है, ये सब ऐड करेंगे, डेप्रिसिएशन है, रिपेयर्स है ना। तो ये सब ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट। लेकिन अगर वर्क इन प्रोग्रेस आपको दिया हुआ है उसका ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक आप ऐड करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक आप माइनस करेंगे, और रेक्टिफिकेशन के अगर कोई चार्जेस हैं तो वो ऐड होंगे, कोई स्क्रैप है तो वो माइनस होगा, फिर ये आपकी आ जाएगी फैक्ट्री कॉस्ट। तो देखिए आप परफॉर्मा वही है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया, इसमें आइटम्स पूरी खोल के बताई हैं। उसके बाद देखिए ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड की जो एक्सपेंडिचर हैं, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, लीगल एक्सपेंडिचर हैं, ऑफिस एक्सपेंडिचर हैं, ऑफिस सैलरी है ना, इस तरह के जितने भी एक्सपेंडिचर हैं वो इसमें हम ऐड करेंगे तो आपकी आ जाएगी ऑफिस कॉस्ट, या हम कह सकते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर इसमें फिनिश गुड्स का जो ओपनिंग स्टॉक है वो ऐड होगा, और फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक माइनस होगा, तो ये आपके पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, है ना। उसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में एडवर्टाइजमेंट है, डिस्काउंट है, ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर है, सेल्समैन कमीशन है, डेप्रिसिएशन, पैकिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इस तरह के जो खर्चे हैं वो इसमें आप ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल। और कोई प्रॉफिट है अगर, तो ए फिक्स परसेंटेज ऑन टोटल सेल या टोटल कॉस्ट, जो प्रॉफिट आपको या तो दिया होगा या आपको निकालना होगा वो इसमें ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा सेलिंग प्राइस। तो ये हमारा है कॉस्ट शीट विद प्रॉफिट, ठीक है। उसके बाद देखिए थर्ड मेथड आता है कॉस्ट शीट विद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। अब ये मेथड कॉस्ट शीट कहाँ मतलब यूज़फुल होता है, दिस मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग द कॉस्ट शीट इज़ कंसिडर्ड एज मोस्ट पॉपुलर एंड रिलायबल, क्योंकि इसमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट अलग बनाया जाता है ना। इन दिस मेथड ओनली द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज शोन एंड फॉर द पर्पस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट वी प्रिपेयर सेपरेट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। जैसे इसमें तो हमने प्रॉफिट इसी में ले लिया, लेकिन इस मेथड में हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट को अलग बनाते हैं और कॉस्ट शीट को अलग बनाते हैं। तो देखिए सेम वही चीज़ें हैं। सबसे पहले हम लेंगे रॉ मटेरियल, फिर लेबर, फिर एक्सपेंडिचर, इनका टोटल हो जाएगा प्राइम कॉस्ट। उसके बाद वर्क ओवरहेड और फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चे लेंगे, वो ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगी फैक्ट्री कॉस्ट। फिर ऑफिस से रिलेटेड खर्चे लेंगे, ये ऐड करेंगे तो आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, है ना। उसके बाद हम एक अलग से स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बनाते हैं। उस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट में आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आप लेंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी उसी में जाएगा, वो उसमें ऐड करेंगे, और ऐड करके आपके पास आ जाएगी कॉस्ट ऑफ सेल, और फिर उसमें प्रॉफिट ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा टोटल सेलिंग प्राइसेस। ये हमारा थर्ड मेथड है।